पिछले 10 सालों में ना भारत ने नक्सलवाद से लड़ने का अपना पूरा तरीका ही बदल दिया है। तो आज हम सरकार की एक रिपोर्ट के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नई व्यापक रणनीति है ये असल में है क्या और इसका जमीन पर असर क्या हुआ है। चलिए, सबसे पहले सीधे आंकड़ों पर ही नजर डालते हैं। और देखिए, जो सबसे चौंकाने वाली बात है ना, वो ये है कि पिछले दशक के मुकाबले नक्सली हिंसा की घटनाओं में 53% की गिरावट आई है। 53%। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है और हमारी आज की पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अब इस पूरे बदलाव को ठीक से समझने के लिए हमने इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये संघर्ष कितना पुराना है, फिर बात करेंगे उस नए ब्लूप्रिंट की जिसने सब कुछ बदला। उसके बाद इसके 3 सबसे जरूरी हिस्से सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन, इन पर गौर करेंगे। और आखिर में जाहिर है देखेंगे कि इन सब का नतीजा क्या निकला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 2014 से पहले के हालात आखिर थे कैसे। मतलब जब ये नई रणनीति नहीं थी तब इस संघर्ष की मानवीय कीमत कितनी ज़्यादा चुकानी पड़ रही थी। ये जो आंकड़े स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये वाकई में बहुत कुछ कहते हैं। 2014 के बाद का फर्क देखिए। सुरक्षा बलों की शहादत में 73% की कमी और आम नागरिकों की मौतों में 70% की कमी। ये नंबर्स साफ साफ दिखाते हैं कि बदलाव कितना बड़ा और कितना गहरा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है उस नए ब्लूप्रिंट की, जिसने इस लड़ाई का पूरा नजरिया ही बदल दिया। सरकार ने क्या किया कि अलग अलग बिखरी हुई कार्रवाइयों की जगह एक सिंगल इंटीग्रेटेड नेशनल स्ट्रैटेजी पर फोकस किया। तो ये एकीकृत रणनीति या यूनिफाइड स्ट्रैटेजी, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये सिर्फ बंदूक के दम पर लड़ने का प्लान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अप्रोच है जो सिक्योरिटी के साथ साथ विकास और जो लोग वापस आना चाहते हैं उनके पुनर्वास को जोड़ता है। मतलब नक्सलवाद की जड़ों पर एक साथ कई तरफ से हमला। और इस पूरी रणनीति के 3 मेन पिलर्स हैं जिन पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। पहला, सिक्योरिटी और इन्फोर्समेंट यानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई। दूसरा, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी विकास के काम। और तीसरा, जो लोग हथियार डालना चाहते हैं उनके लिए सरेंडर और रिहैबिलिटेशन का एक साफ रास्ता। तो आइए सबसे पहले पिलर की बात करते हैं, सिक्योरिटी। यहाँ पर जो मंत्र अपनाया गया वो था ट्रेस, टारगेट, न्यूट्रलाइज। मतलब पहले पता लगाओ, फिर निशाना साधो और फिर उन्हें निष्क्रिय कर दो। अब इसे जमीन पर कैसे उतारा गया? इसके लिए 576 किले बंद मतलब फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, 336 नए सिक्योरिटी कैंप्स भी लगाए गए। इससे हुआ ये कि सुरक्षा बलों की पहुंच उन इलाकों तक हो गई जहां पहले जाना भी मुश्किल था। और हाँ, इस पूरी लड़ाई में टेक्नोलॉजी एक असली गेम चेंजर बनकर उभरी। ड्रोन से निगरानी, सैटेलाइट से तस्वीरें, एआई बेस्ड डेटा एनालिसिस, इन सब चीज़ों ने इंटेलिजेंस को इतना सटीक बना दिया कि ऑपरेशंस की कामयाबी का रेट अपने आप बढ़ गया। देखिए, किसी भी संगठन को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो रणनीति का एक बड़ा हिस्सा था नक्सलियों के फाइनेंशियल नेटवर्क पर चोट करना। और इसके लिए सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज ने मिलकर 92 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। सीधा सीधा उनकी आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही अहम पिलर पर, डेवलपमेंट। यहाँ मकसद सिर्फ सड़क या बिल्डिंग बनाना नहीं था, असली मकसद था लोगों का विश्वास जीतना, उनके दिलों तक एक रास्ता बनाना। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये बताते हैं कि विकास का पैमाना कितना बड़ा था। 12,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें, 4,800 से ज्यादा मोबाइल टावर्स, हजारों बैंक की शाखाएं और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। ये सब कुछ इन इलाकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने की एक बहुत बड़ी और सोची समझी कोशिश थी। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम स्तंभ की, पुनर्वास। ये इस रणनीति का वो हिस्सा है जो हार्ट्स एंड माइंड्स यानी दिल और दिमाग जीतने पर फोकस करता है। इस पॉलिसी का लक्ष्य एकदम साफ है। जैसा कि कहा गया है, जो भी कैडर हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में वापस आना चाहते हैं उन्हें लाइवलीहुड यानी आजीविका और सोशल सपोर्ट देकर समाज में फिर से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं है,
जो लोग सरेंडर करते हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल मदद, 10,000 रुपए का हर महीने स्टाइपेंड और साथ ही 36 महीने की वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो एक नई और इज्जत की जिंदगी शुरू कर सकें। तो ठीक है, हमने ये 3 पिलर्स देख लिए, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन। अब सवाल ये है कि इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकला। चलिए अब सीधे रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। और शायद सबसे बड़ा और सबसे साफ नतीजा यही है। 2014 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, जो अब घटकर सिर्फ 18 रह गई है। ये एक जबरदस्त सिकुड़न है जो दिखाती है कि नक्सलवाद का भौगोलिक दायरा कितना कम हो गया है। एक और बहुत दमदार आंकड़ा ये है कि अक्टूबर 2025 तक 1225 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये नंबर सीधे सीधे पुनर्वास नीति के असर को दिखाता है। इसके साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने नक्सली लीडरशिप की कमर ही तोड़ दी। सिर्फ 2024 की बात करें तो जोनल, स्टेट और डिविजनल कमेटी के दर्जनों टॉप लीडर्स को निष्क्रिय किया गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि उनके ऑपरेशंस ठप पड़ गए और उनके जो भी जवाबी हमले की योजनाएं थीं वो नाकाम हो गई। तो ये टाइमलाइन एक तरह से इस पूरे सफर की कहानी बताती है। 2014 में नई रणनीति अपनाई गई, 2018 में बस्तरिया बटालियन का गठन हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि इसमें स्थानीय युवाओं को ही शामिल किया गया। 2024 में नक्सलियों का एक बड़ा जवाबी हमला नाकाम किया गया और अब सरकार का जो आधिकारिक लक्ष्य है वो है मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाना। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सुरक्षा और विकास के ये जो आंकड़े हैं, ये सब एक बड़ी कामयाबी की तरफ तो इशारा करते हैं, पर क्या ये मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, मतलब ये बहुआयामी रणनीति, दशकों पुराने इस विद्रोह को परमानेंटली यानी हमेशा के लिए खत्म कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।